नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। आज दो देशों की यात्रा पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जापान में द्विपक्षीय वार्षिक शिखर सम्मेलन और चीन में एससीओ समिट में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए अब शब्दों के प्रयोग पर भड़की भाजपा। कहा, गाली वाली पार्टी बन गई है कांग्रेस। इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री के खिलाफ नफरत की पराकाष्ठा। यूपी के संभल हिंसा के मामले में गठित न्यायिक आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी 450 पन्नों की रिपोर्ट। हिंदुओं की आबादी में कमी और आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों का रिपोर्ट में जिक्र। जम्मू कश्मीर में फंसे पर्यटकों के लिए विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय। वहीं हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बाढ़ और बारिश से हालात खराब। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना जनधन के 11 वर्ष पूरे। अब तक 56 करोड़ से अधिक लोगों के खोले गए बैंक खाते, 56% महिला लाभार्थी। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात दो देश जापान और चीन की विदेश यात्रा के लिए रवाना होंगे। अपनी यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी जापान में 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वीं वार्षिक भारत जापान शिखर बैठक में भाग लेंगे। देखिए टोक्यो में मौजूद हमारे संवाददाता अजय मिश्र की ये रिपोर्ट। दुनिया के दो सबसे पुराने और मजबूत लोकतंत्र भारत और जापान के बीच कारोबारी संबंधों की बुनियाद अब नए दौर में नए विस्तार के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी 8वीं जापान यात्रा के दौरान भारत और जापान के उद्योगपतियों के साथ एक बिजनेस लीडर्स के मंच को साझा करेंगे। इस मंच का उद्देश्य है दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना। भारत में विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए जापान के निवेशकों का रुझान अब चीन और आसियान देशों से हटकर भारत की ओर बढ़ रहा है। The business sentiment toward India is historically high at this moment. Over 80% of Japanese companies in India is now considering to expand their investment and business in next 1-2 years. So this visit will create more kind of confidence of this bilateral business relationship. जेट्रो के ताजा सर्वे में 80% जापानी कंपनियों ने अगले 2 सालों में भारत में कारोबार बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाई है। जापान ने 2000 और 2024 के बीच भारत में करीब $44 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, जो भारत की कुल एफडीआई का 6% है। भारत और जापान के बीच 2023-24 में कुल कारोबार करीब $23 अरब रहा। इसमें भारत का जापान में $5 अरब का एक्सपोर्ट रहा और करीब $18 अरब का इंपोर्ट। भारत में निवेश की तैयारी कर रही जापान की कंपनियों में भी भारतीय टैलेंट को लेकर भरोसा बढ़ रहा है और वे भी भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का हिस्सा बनना चाहती हैं। Japan has invested in India infrastructure, technology, and manufacturing. At the same time, India offers a young workforce and a large market, which supports Japan's economy. Together, our cooperation brings stability and prosperity, not only to our nations, but also to the wider Indo-Pacific region. India offers massive market, top IT talent, and entrepreneurial energy. At Beyond the Next Ventures, our mission is to bridge these strengths, linking capital, talent, and technology to help startups tackle global challenges in healthcare, sustainability, and deep tech. I believe the Japan-India partnership is necessity. Prime Minister Modi's visit will encourage more Japanese firms to collaborate with India. उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस बार के जापान दौरे में दोनों देशों के बीच समग्र आर्थिक सहयोग समझौते की समीक्षा भी की जा सकती है। इस वक्त भारत में 1400 से ज्यादा जापानी कंपनियां 8 से ज्यादा राज्यों में कारोबार कर रही हैं।
दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु और चेन्नई मेट्रो में जापान की भागीदारी और अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दोनों देशों के बीच बुनियादी ढांचे में सहयोग का सशक्त उदाहरण है। भारत और जापान दो ऐसे देश जिन्होंने समय की कसौटी पर लगातार अपनी दोस्ती को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जापान दौरा दोनों देशों के बीच कारोबारी और कूटनीतिक संबंधों को तो नई दिशा देने ही वाला है। पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर भी होंगी कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए दोनों ही देश कौन से बड़े निर्णय लेते हैं। कैमरामैन अनिल के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, टोक्यो। जापान में रहने वाले भारतीय समुदाय का मानना है कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे से दोनों देशों के बीच संबंध और प्रगाढ़ हुए हैं और भारतीयों को लेकर के जापान का नजरिया बेहतर हुआ है। भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मोदी जी की वजह से जो इन जनरल इंडिया को पहचान मिली है, सिर्फ जापान में ही नहीं, सारे देश में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में, वो बिल्कुल मोदी जी की वजह से ही हुई है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में और ज़्यादा जापानीज़ लैंग्वेज को लेकर अगर ट्रेनिंग की जाए तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा होगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आने का सारे इंडियन डायस्पोरा उत्साहित हैं और यहाँ उम्मीद है कि बिजनेस भी बढ़ेगा। हम मोदी जी का एकदम आर्डेंट फैन हैं, क्योंकि मोदी जी तो एक कर्मयोगी होता है। इंडियन डायस्पोरा ये सब बहुत गर्व से बोल सकता है कि हम अपने देश के ऐसे नेता से मिलते हैं जिन्होंने इंडिया का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से ऊपर लाया है। उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले साल हुई हिंसा के मामले में गठित कमेटी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंप दी है। हिंसा के मामले में करीब 450 पन्नों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई है। इस रिपोर्ट में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बारे में बताया गया है। साथ ही संभल के इतिहास में कब कब कितने दंगे हुए, उन दंगों में क्या क्या हुआ, इसके बारे में भी विस्तार से लिखा गया है। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में आजादी से अब तक जिले की आबादी और तुष्टीकरण की नीति और दंगों के चलते उसमें आए बदलाव को बताया गया। रिपोर्ट के मुताबिक आजादी के समय संभल में 55% मुस्लिम और 45% हिंदू थे। वर्तमान में 85% मुस्लिम और 15 से 20% ही हिंदू बचे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति और दंगों के चलते जनसंख्या संतुलन में भारी बदलाव आया है। 1947 से लेकर 2019 तक 15 बड़े दंगे हुए हैं। हर बार मुख्य रूप से हिंदू समुदायों को निशाना बनाया गया। कथित रूप से इस बार भी दंगे की योजना थी और बाहरी उपद्रवियों को बुलाया गया था, लेकिन पुलिस की सक्रियता से बड़ा नुकसान टल गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि संभल में कई आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं। मौलाना आसिम उर्फ सना उल हक को अमेरिका द्वारा आतंकवादी घोषित किए जाने का भी जिक्र है। अवैध हथियार और नशे का धंधा फल फूल रहा है। हरिहर मंदिर से संबंधित मामला भी रिपोर्ट में है। संभल में जो घटना हुई थी, इसके जांच के लिए जो प्रदेश सरकार ने जो न्यायिक आयोग गठित किया था, आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है और उस पर आगे की कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट के अध्ययन करने के बाद ही हम इसके बारे में बात करें। बिहार पुलिस मुख्यालय ने आतंकवादियों से संबंधित एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। पुलिस के अनुसार पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे हैं। पुलिस ने तीनों आतंकियों के नाम और तस्वीरें सार्वजनिक कर दी हैं। इन आतंकवादियों में हसनैन अली रावलपिंडी, आदिल हुसैन उमरकोट और मोहम्मद उस्मान बहावलपुर का रहने वाला है। इनके पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी भी साझा की गई है। बताया जा रहा है कि ये आतंकी अगस्त के दूसरे हफ्ते में काठमांडू पहुंचे और तीसरे हफ्ते में नेपाल बॉर्डर से बिहार में दाखिल हुए हैं। पुलिस को आशंका है कि ये आतंकवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित जिले गढ़चिरौली में बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए, जिनमें 3 महिला नक्सली शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह एनकाउंटर गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले की सीमा के पास हुआ।
गढ़चिरौली पुलिस की एंटी नक्सल कमांडो फोर्स C60 की यूनिट और CRPF की क्विक एक्शन टीम ने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया। दोनों ओर से लगभग 8 घंटे तक रुक कर मुठभेड़ चलती रही। इसके बाद 3 महिला और 1 पुरुष नक्सली के शव बरामद किए गए। मौके से एक SLR राइफल, 2 इंसास राइफल और एक .303 राइफल बरामद की गई है। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में बाकी नक्सलियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। उत्तरी कश्मीर के गुरेज सेक्टर में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। नौशहरा नरद के पास नियंत्रण रेखा पर सेना ने इन घुसपैठियों को ढेर कर दिया। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मां प्रणाम। जनधन बैंक खाता ना होता तो बीमा ना होता, बीमा ना होता तो आज मैं और मेरा परिवार सुरक्षित ना होता। जनधन बैंक खाता ना होता तो वही पुराना भेदभाव चलता। कोई बैंक के अंदर, कोई बाहर होता, कोई बैंक से लोन ले रहा होता, कोई साहूकार से ऊंचे ब्याज पर कर्ज, कोई बूढ़ी अम्मा अपनी पेंशन के लिए बिचौलियों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती। 11 साल में 56 करोड़ से अधिक जन धन बैंक खाते खुले हैं, जिनमें से 56% खाते महिलाओं के हैं। बैंक खाता नहीं, ये है स्वाभिमान। PM जन धन योजना के 11 साल। पापा, फीस ज्यादा है। बेटा, याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे? 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा। तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो। कहाँ? एडमिशन कराने। खाता हुआ एक्टिव। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का प्रकोप जारी है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कुल्लू जिले में ब्यास नदी के उफान पर होने से चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग का एक हिस्सा ही बह गया है। कांगड़ा जिले में व्यास नदी पर बने पोंग बांध में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है, जिससे बाज बांध से 1,10,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का फैसला लिया गया है। इस फैसले का असर 17 पंचायतों के 80 गांवों पर पड़ सकता है, जिन्हें खाली कराने का आदेश दिया जा चुका है। कुल्लू, मनाली और चंबा जिलों के अधिकांश हिस्सों में भूस्खलन की घटनाएं कुदरत के कहर की गवाही दे रही हैं। कई क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क सेवा पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है और बिजली पानी की आपूर्ति ठप है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है। बीती रात ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से इंदौरा स्थित निजी यूनिवर्सिटी का परिसर डूब गया। सूचना मिलने पर एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर 427 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दरअसल अचानक ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से यूनिवर्सिटी का परिसर डूब गया और सैकड़ों छात्र छात्राएं और स्टाफ वहां फंस गए थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एनडीआरएफ से मदद मांगी। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कठिन हालात के बीच छात्रों और स्टाफ को सुरक्षित निकाला। देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। आज भी बचाव अभियान जारी है। वहीं एनडीआरएफ ने मंड और सनोवर क्षेत्रों में फंसे हुए 26 और लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। पंजाब में सतलुज, ब्यास और रावी जैसी नदियां उफान पर हैं, जिससे कई जिलों में भारी बाढ़ आ गई है। पठानकोट, गुरदासपुर, फाजिलका, होशियारपुर, कपूरथला, फिरोजपुर, तरनतारन के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। रावी नदी में जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और पठानकोट में माधोपुर हेडवर्क्स के 3 फ्लड गेट टूट गए हैं।
भारतीय वायुसेना और एनडीआरएफ का बचाव अभियान जारी है। पठानकोट में सेना ने बाढ़ में फंसे 46 लोगों को निकाला और 750 किलो से अधिक राहत सामग्री वहां पहुंचाई गई। डेरा बाबा नानक में एक अहम ऑपरेशन में वायुसेना ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से 38 सैन्य कर्मियों और बीएसएफ के 10 जवानों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला। राज्य में स्थिति को देखते हुए वायुसेना का राहत और बचाव अभियान जारी है। वहीं एनडीआरएफ ने गुरदासपुर के नवोदय विद्यालय में फंसे 200 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया। इस मामले में शिक्षा विभाग ने नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल को नोटिस भेजकर बच्चों की जिंदगी खतरे में डालने को लेकर जवाब मांगा है। इस बीच गुरदासपुर में केरला इंटरनेशनल स्कूल में 30 से 40 मजदूरों के फंसे होने की खबर है। लगातार 3 दिनों की भारी बारिश के बाद जम्मू कश्मीर में आज मौसम बेहतर है। बाढ़ और भूस्खलन ने जम्मू कश्मीर में काफी तबाही मचाई है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। स्कूल और कॉलेज आज भी बंद हैं। कॉल और इंटरनेट सर्विस बहाल हो गई हैं। हालांकि बिजली और पानी की समस्या अभी भी कई स्थानों पर बनी हुई है। प्रशासन ने कहा है कि वो सुविधाओं को बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले कल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी जम्मू के हालात की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जम्मू स्थित माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। मार्ग पर भूस्खलन, पुल ढहने और भारी बारिश के कारण यह फैसला लिया गया है। वहीं तवी नदी में बढ़ता जलस्तर और तेज बहाव भी परेशानी का एक बड़ा कारण बना हुआ है। प्रशासन के अनुसार यह कदम लोगों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के लिए यू स्पेशल बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर लोकार्पण किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की अगुवाई में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लंबे संघर्षों के बाद, जो डूसू संगठन है छात्रों का, उसके लंबे संघर्षों के बाद आज दिल्ली विश्वविद्यालय में यू स्पेशल बसों की सेवा प्रारंभ कर दी गई है। आपको बता दें कि ये यू स्पेशल बस सेवा 2020 में कोविड महामारी और बसों की कमी के कारण बंद कर दी गई थी, जिसे 28 अगस्त यानी कि आज से आधुनिक स्वरूप में दोबारा शुरू किया गया है, जिसमें पहले चरण में करीब 20 से अधिक एसी इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतरेंगी। इस संदर्भ में छात्र संघ पदाधिकारियों ने कई बार आंदोलन किया और मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा। इन लंबे संघर्षों की सुखद परिणति आज दिल्ली विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए यू स्पेशल बसेस की शुरुआत की और हरी झंडी दिखाई। भारत में आज लगभग हर व्यक्ति का बैंक खाता होना एक आम बात है, लेकिन आजादी के 65 साल बाद भी लगभग एक दशक पहले तक देश के करीब आधे परिवारों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचना एक सपना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 28 अगस्त 2014 को दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय समावेशन की योजना की शुरुआत हुई, जिसने शानदार 11 करोड़ों लोगों, खासतौर पर महिलाओं, युवाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों को देश की आर्थिक मुख्यधारा में शामिल कर सम्मानजनक जीवन प्रदान किया है। जनधन खाता ने आधार और मोबाइल के साथ मिलकर एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण किया है जिसकी वजह से सरकार और लाभार्थियों के बीच की दूरी ना के बराबर हो गई है। साल 2014 में लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने इस योजना की घोषणा की थी और 11 साल बाद एक बार फिर से उन्होंने इन खातों के केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जनता का आह्वान किया है, जिसके लिए बैंकों ने भी 1 जुलाई से विशेष अभियान चलाया है। ये योजनाएं आपकी बहुत मदद करती है, इसलिए बैंकों ने जो जितना बड़ा अभियान चलाया है, आप इसका बहुत फायदा लीजिए। पूरे देश के लोगों से मैं कहता हूं, आप इन कैंपों में जरूर जाइए। अब अगर आप अब तक इन योजनाओं से नहीं जुड़े हैं तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए। अभी तक जनधन योजना के तहत करीब 56 करोड़ खाते खोले गए। इन खातों में 67% गांवों और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए।
महिला खाता धारकों की संख्या 30 करोड़ यानी 55% से ज्यादा है। इन खातों में जमा राशि 2.63 लाख करोड़ रुपए को पार कर गई है। ग्लोबल फिनटेक्स 2025 के मुताबिक देश में 90% लोगों का बैंक खाता है। साल 2011 में यह आंकड़ा केवल 35% तक ही सीमित था। विश्व बैंक के मुताबिक भारत ने 6 सालों में वो करके दिखाया जो 47 सालों में पूरा होता। इन खातों के साथ फ्री रुपए कार्ड और 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा की भी सुविधा मिलती है। 10,000 रुपए के ओवरड्राफ्ट की सुविधा ने कमजोर वर्गों को सशक्त बनाया। प्रधानमंत्री जनधन योजना की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जनधन खातों के माध्यम से अब 321 सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रहा है, जबकि 2013-14 में यह संख्या 28 थी। इनमें आयुष्मान भारत, किसानों के लिए पीएम किसान, रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि, फसल बीमा योजना, गरीब कल्याण योजना, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना या दीनदयाल अंत्योदय जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरी है, खासकर असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के लिए। पैसा जाए हमारे खाता में होता है, पंचायत लेन देन करी थे सब, और सरकारी को सुविधा हमें बहुत बढ़िया दी। जब कुछ होता है तो ऐसे काम होता है, पैसा जमा करी थे, निकाली थे। जनधन जीरो बैलेंस वाला खाता खोला है, वही से अपन लेन देन करी थे। हमारे गैस के पैसा आवत है, वही से हमारा सारा कारोबार चलता। पहले जो है अकाउंट नहीं था, तो बहुत दिक्कतें थी किसानों को। अब जब से जो है जनधन योजना चली है, उसमें खाता खुल रहे हैं। पहले सरकार में कोई नहीं फायदा था, लेकिन अब जब से मोदी जी सरकार हुई है तब से तो बहुत फायदा मिला है। जनधन का सफर जन सुरक्षा से होते हुए अब स्वरोजगार के लिए भी मददगार साबित हो रहा है। जनधन योजना ने खाता धारकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा के साथ भी जोड़ा और मुद्रा, रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि और स्टैंड अप जैसी लोन की योजनाओं से भी। अपना खाता भाग्य विधाता की टैगलाइन के साथ 11 साल पहले शुरू हुआ ये सफर आज गरीब और मध्यम वर्ग के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा कवच बन गया है। अजय मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री जनधन योजना की 11वीं वर्षगांठ के अवसर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर माई गॉव इंडिया की पोस्ट को साझा करते हुए इसे वित्तीय बहिष्कार से सशक्तिकरण तक की यात्रा का नाम दिया है। उन्होंने लिखा कि जनधन योजना ने देशवासियों के जीवन में बड़ा सुधारात्मक बदलाव दिया है। उन्होंने लिखा, ये एक परिवर्तनकारी पहल है जिसने पूरे भारत में वित्तीय समावेशन को नया रूप दिया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने सम्मान बढ़ाया है और अंतिम व्यक्ति तक वित्तीय समावेशन पहुंचाकर लोगों को अपना भाग्य स्वयं लिखने की शक्ति दी है। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा कि जब अंतिम व्यक्ति वित्तीय रूप से जुड़ जाता है तो पूरा देश एक साथ आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने ठीक यही हासिल किया। इसने सम्मान बढ़ाया और लोगों को अपना भाग्य स्वयं लिखने की शक्ति दी। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने देश के हर वर्ग और हर तबके को लाभ पहुंचाया है, चाहे बात महिलाओं की हो या फिर युवाओं की या फिर आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए की हो। वो वर्ग जिसकी पहुंच से बैंक दूर थे, इसलिए नहीं कि बैंक उनके आसपास नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें सीधे बैंक से जोड़ने वाली कोई योजना नहीं थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी पुष्टि करते हुए कई वीडियो साझा किए हैं। अशोक जी जिंदा दिल इंसान, जिंदगी को पूरा जीने वाले, पर एक टेंशन हमेशा बनी रहती थी। अगर सिलेंडर खत्म हो गया तो सुबह की चाय, बच्चों का नाश्ता सब अटक जाएगा। पहले एक तकलीफ रहती थी, सब्सिडी का पैसा कभी पूरा नहीं मिलता रहा। और अगर आपको लेना है तो वहाँ एजेंट बैठे हैं, पैसा खिला के काम होता था। सिस्टम ऐसा बना हुआ था कि अपनी मेहनत की कमाई पर कोई और हक जता रहा है। अभी मुझे पता चला है कि पैसा सीधे बैंक में अकाउंट में आ जाता है और सिलेंडर सीधा घर तक। ना जुगाड़ करना है, ना किसी लाइन में लगना है, ना कोई झंझट। सिस्टम बदल गया एकदम। कैसे? अरे मोदी जी है ना,
बस उनका ही धन्यवाद है। आज मोदी जी की वजह से अशोक जैसे करोड़ों घरों में चूल्हा जलता रहता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना से आज एलपीजी सब्सिडी सीधा खाते में आती है। मोदी जी ने ऐसे करोड़ों परिवारों को सिर्फ सुविधा ही नहीं, असली सुकून भी दिया है। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन टीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। दीजिए अनुमति, नमस्कार। क्या अब बिहार बदल रहा है?